मुझे आज भी याद है मेरी इंटरव्यू मैक्सिमम अगर मुझे याद होगा तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चली थी। अब मैं जब बाहर आया तो दूसरे ज़्यादा खुश थे कि तू तो गया काम से। अच्छा 15 लोगों मिनट की तो में 45-45 मिनट चली तो 15 मिनट में बाहर आ गया। हाँ तो जहाँ तक मुझे पता है सर, आपने नॉर्थ ईस्ट में सर्व करा, आपने डेजर्ट्स में सर्व करा, आपने इंसर्जेंसीज के बहुत सारे, इंसर्जेंसी मैंने ठीक है, इसके अलावा यू आर पार्ट ऑफ एडवेंचर विंग ऑफ आर्मी। हाँ, तो सर बच्चों को ये सब चीज़ें जाननी है। पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा। पढ़ाई में बड़ा सिंपल, पासिंग मार्क्स 33 तो हमारे 45, 12% ज़्यादा ले लेते थे। हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। देश में हर साल लाखों बच्चा फौज में अफसर बनने की तैयारी करता है। अलग अलग एंट्रीज होती है, NDA, CDS, FCAT और भी ना जाने कितने टाइप के एंट्रीज। हर एंट्री के थ्रू बच्चा कोशिश करता है कि अपना बेस्ट से बेस्ट दे एंड देश को अपनी सेवा दे। अब बच्चे को ये भी जानना चाहिए कि एक्चुअली में एक फ़ौजी अफसर की लाइफ होती कैसे है, कैसे अलग अलग बंदे फ़ौजी बने, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्या उनकी जर्नी फोर्सेस में जाने के बाद रही और आज लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक ये पूरी सीरीज़ चलाने की कोशिश करी है, जिसमें मैं अलग अलग ऑफिसर्स को बुलाऊंगा, उनकी स्टोरीज सुनेंगे, आप भी बहुत मोटिवेट होंगे। तो इसी सीरीज़ में आज हमारे गेस्ट है कर्नल अश्विनी ठाकुर सर। सर वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। सर कैसे हो आप? बस फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं सुमित? सर एकदम फर्स्ट क्लास सर। सर के बारे में थोड़ा सा मतलब मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन अभी छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे आपको वीडियो में हर एक चीज़ पता लगेगी। सर की जो सर्विसेज रही हैं उसमें मेजर एरियाज वर नॉर्थ ईस्ट एंड सर राजस्थान, सर राजस्थान एंड JNK एंड इसके अलावा एडवेंचरस तो मतलब बहुत, मतलब जो अपनी आर्मी की एडवेंचर विंग होती है उसमें तो सर इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोग आर्मी को सर इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज उनके मन में होता है कि अपने को एडवेंचरस लाइफ चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उस एडवेंचरस लाइफ के बारे में भी हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हाउ एग्जैक्टली आपने मेरे साथ सबसे ज़्यादा इंजॉय करी है एडवेंचरस लाइफ। तो यस सर, मैंने आर्मी में हर चीज़ इंजॉय किया है, चाहे वो एकेडमी डेज में पनिशमेंट हो, यस सर, चाहे SSB देना भी मैंने इंजॉयमेंट के हिसाब से लिया। मैंने कभी किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं किया कि ठीक है हो गया, नहीं हो गया नहीं होगा। बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। मतलब नो सर, देयर वाज नो बैकग्राउंड? नहीं, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था आर्मी में। मैं अब फर्स्ट जनरल मतलब पहला मैं था जो अपने फैमिली से मैं आर्मी में गया था। ओके, उसके बाद अब कंटिन्यू हुआ, मेरा बेटा है वो भी आर्मी में। यस सर, यस। बट एक अच्छी जिंदगी थी स्कूल में, स्कूल की लाइफ जी हमने। हाँ, मैं दिल्ली में मैंने स्कूलिंग की। अच्छा तो मतलब दिल्ली में कंप्लीट स्कूलिंग सर? कंप्लीट स्कूलिंग मैंने दिल्ली में की। ओके सर। थोड़ा सा पहले मैं 1.5 साल गांव में पढ़ता था, फिर उसके अच्छा। बाद फादर की यहाँ पोस्टिंग हो गई, तो फिर फादर सिविलियन थे, ओके सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही थे। ओके, तो फिर हम इधर आ गए और गवर्नमेंट एकोमोडेशन में रहते थे। तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ज़िंदगी में एंड में आर्मी में पहुंच जाऊंगा। ओके, मेरी एक तमन्ना थी या एक सोच थी हाँ, कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। सबसे बड़ी बात है, सपने बहुत बड़े थे। यस सर, सपना तो ऐसे सोचा था कि मार्स में भी जाना है और अगर मौका मिले तो सन तक भी चले जाएं। बिल्कुल तो सर। एक बड़े से सपने थे हाँ, उस टाइम पे जब हम बचपन में थे। हाँ, कहीं घुड़सवारी देखी तो बोला यार घोड़े भी चलाने चाहिए। हाँ, बट फादर को जाके बोला मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है। फादर ने बोला चुपचाप पढ़ लो, जो वो अफोर्ड कर सकते थे। यस सर, यस फादर सर, उस टाइम पे पुराने ज़माने में फैमिलीज बड़ी होती थी यस और सर, फादर को अपने मतलब हमें अपने बच्चों के अलावा उनको अपने भाई बहन का भी यस सर, फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता था। ओके सर, तब एक मिक्स फैमिलीज होती थी, हाँ, हर आदमी एक दूसरे के सपोर्ट करता था। यस सर, उसके बाद सपने हुए नई दुनिया देखनी है, ज़मीन पे दुनिया देखनी है, माउंटेन्स वगैरह कैसे होते हैं, उसमें लोग चढ़ते हैं, उनकी ड्रेसेस वो नेशनल ज्योग्राफी करके बुक्स आती थी हमारे टाइम पे, हम वो पढ़ते थे। तो उसमें देखता था कि बड़े अच्छे जूते हैं हाँ, और ड्रेसेस हैं और लोग पहाड़ चढ़ रहे, तो लगता था ये ड्रेसेस का भी शौक आहिस्ता आहिस्ता लगने लगा कि हर चीज़ की ये नई देखना है ड्रेस कि है, ये क्या है। ये है। राइडिंग में वो शूज़ देखता था, हाथ में हंटर, वो कैसे होता है। तो ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती थी और सपने यही आते थे हमें तो बचपन में। उसके बाद फिर वो नेशनल ज्योग्राफी में देखा कि पानी है, पानी के नीचे भी कोई दुनिया होती है। हमें तो कभी सी भी नहीं देखा था, हम तो दिल्ली तक आए थे, हिमाचल का रहने वाला हूँ मैं। दिल्ली तो पहाड़ और यस इतने उसका ज़मीन के नीचे क्या होता है। हाँ, तो बाल्टी के अंदर मुंह डाल के देखने की कोशिश करते थे पानी में कैसे है क्या है।
तो मजा सा आता था, मतलब यार ये बाल्टी के नीचे भी क्लीन नहीं दिखता, तो समुंदर में नीचे कैसे क्लीन दिखेगा, क्या हम आँख में पहनेंगे, कैसे सांस लेंगे। तो एक क्यूरियोसिटी होती थी जो कि क्लियर नहीं कर पाता था। हमारे टाइम पे गूगल शूगल तो होते नहीं थे, एक दूसरे से पूछते थे, जिससे पूछते थे वो भी हमारी तरह क्लूलेस होता था। बट दोस्त है तो कैसे ना बोलें, कोई ना कोई अपनी एडवाइस अच्छी देता था। फिर मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो बाल भारती एयरफोर्स स्कूल था, लोधी रोड पे है। तो हमारे में एयरफोर्स के काफ़ी ऑफिसर्स के बच्चे होते थे। तो उन्होंने हवा के बारे में, फिर उड़ना है। अब मेरे साथ ट्रेजेडी थी कि मैंने कॉमर्स पढ़ी थी तो पायलट बन नहीं सकता था। पायलट के लिए साइंस होनी ज़रूरी थी। बट मन में था एक, उड़ना है, दुनिया को ऊपर से देखना है। आजकल तो दुनिया ऊपर से देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यूएवी से लेके कुछ भी देख लो, आप दुनिया देख सकते हो। आप घर बैठे किसी भी एंगल से कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। पर उस टाइम पे तो टीवी भी नहीं होते थे। टीवी भी 6 बजे से लेके रात के 9:30 तक प्रोग्राम्स आते थे। तो दुनिया देखने का बड़ा शौक था कि पानी के नीचे ज़मीन आसमान कैसा होगा। तो ये सपने पालते पालते, पर मैं स्पोर्ट्समैन अच्छा था, मैं हॉकी भी खेलता था और बॉक्सिंग करता था। स्कूल में कॉलेज दोनों में? स्कूल एंड कॉलेज। ओके। पर मैं कभी पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा। पढ़ाई में बड़ा सिंपल, पासिंग मार्क्स 33, तो हमारे 45, 12% ज़्यादा ले लेते थे। तो उस हिसाब से मेरे चलते रहे। तो अगर आप देखें तो पढ़ाई, तो इसलिए आर्मी में जाने का कभी सोचा ही नहीं। लोगों ने बोला उसके लिए तो पढ़ना पड़ता है, पर ये सपने चलते रहे। हमने ग्रेजुएशन भी कर ली। सर ये मतलब आपको कहाँ से पता लगा जो जितने सपने आप देख रहे थे ये चीज़ें आर्मी दे पाएगी आपको? वही तो बात थी। पहले तो एक लड़कपन था, फिर 12th कर ली, दोस्ती यारी, इधर घूम उधर घूम, अपने स्पोर्ट्स खेले। स्पोर्ट्स में छोटे लड़ाई झगड़े ये वो तो छोटे चलते रहते हैं, उनको किया। पर अपने सपने देख रहा था, पूरे करने का कोई आइडिया नहीं हो रहा था कैसे होगा। फिर लोगों ने बोला नहीं आप पुलिस ज्वाइन कर लो, जो एक कॉमन था। पुलिस में होंगे, फिर को पढ़ा नहीं, पुलिस में नहीं हो सकते। सीआरपीएफ बीएसएफ नहीं। फिर किसी ने बोला फोर्सेस। अब फोर्सेस में नेवी आ गया, एयरफोर्स आ गया एंड आर्मी आ गया। जब साइंस नहीं थी तो एयरफोर्स और नेवी तो वैसे आउट हो गए, तो रह गया आर्मी। अब बोला आर्मी, और आर्मी के फिर जब पैम्फलेट्स वगैरह पढ़ने शुरू किए, जो भी मैगजीन्स वगैरह होती थी, रिसोर्सेज वर दिस। फिर मैं दिल्ली कैंट वगैरह गया। मैं धौलाकुआं में मेरा कॉलेज था, मैं धौलाकुआं ही गया। उसके बाद धौलाकुआं से निकल के हमने देखा जाओ देखो वहाँ पे राजपूताना रेजिमेंटल सेंटर्स वगैरह। तो अंदर जाने की तो हिम्मत नहीं, बाहर से देखते थे तो लगा यहाँ ये चीज़ जरूर है। वहाँ घोड़े भी थे, फिर कैवलरी राष्ट्रपति की, तो वहाँ पे घोड़े देखे, कभी रोड क्रॉस करते हुए देखते थे। हमारे फादर स्कूटर पे या हम कभी जाते थे तो वो कर रहे होते थे, ट्रैफिक रुक जाती थी, घोड़े राष्ट्रपति निकल के बाहर की तरफ जाते, तो होता था यार यही तो लाइफ है। तो अब सोचा कि अब आर्मी की तरफ जाने की सोचते हैं। ठीक है, फिर आपने उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन सर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई हमारे काम में नहीं थी, तो हमने क्या फॉर्म तो भरने हैं। हमारे टाइम पे फॉर्म भरे जाते थे मैनुअल, मतलब हम हाथ से भरते थे, फॉर्म खरीदने पड़ते थे, यूपीएस में मिलते थे और सबमिट करने जाने पड़ते थे। अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों को बोला भैया हेल्प करो, आप भी हो सब कुछ। मेरा कोई भी दोस्त आर्मी में जाने को इंटरेस्टेड नहीं था। सबके अपने अपने सोचते, कोई आईएएस बनना चाहता था, कोई कुछ। तो उन्होंने बोला ठीक है अश्विन तुझे पास हम रिटर्न करवा देंगे। अच्छा। हम गए, यूपीएससी में फॉर्म मिलते थे, 28 रुपए का मुझे याद है। पोस्टल ऑर्डर्स आते थे, वो हमें रखने पड़ते थे। हम गए, हमने फॉर्म खरीदे, 5-6 ने। अच्छा, ओके। हम एक साथ लाइन में गए और हमने जमा करा दी। हमें ये पता था कि लाइन से जमा कराओगे ना एक साथ तो रोल नंबर भी एक साथ ही आएंगे। तो हमने कहा वेरी गुड, चले जाते हैं। तो हमने जमा करा दिया। उसके बाद रोज कि कब रोल नंबर आएगा, कब रोल। फिर रोल नंबर आया तो लाइन से आया, 3 मेरे आगे 2 मेरे पीछे, और हम 6 का लाइन से आया। और आरकेपुरम शायद स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, उसमें सेंटर पड़ा। हम गए देने, उनका मेन मकसद तो मुझे हेल्प थी, और ठीक है जैसे भी था हमने अपने पेपर खत्म किए। उसके बाद हम 6 के 6 सेलेक्ट हुए रिटर्न एग्जाम मेरिट में। पर वो कोई जाना नहीं चाहता था, जाना मैं नहीं था। एसएसबी वो कोई नहीं गया, मतलब एसएसबी उनमें से कोई नहीं गया। और मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा, मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मेरा फ्रेंड सर्कल, तू कब जा रहा है, तुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने चलेंगे। मैं भी बड़ा खुश कि हाँ जाना चाहिए। तो फिर हमारी एसएसबी आ गई, मैं इलाहाबाद में गया था।
चले गए हम एसएसबी कुछ देने। तैयारी सर? हमने एक किताब खरीदी थी, अब मैं अच्छा। राइटर का नाम तो भूल गया, क्योंकि हमारे टाइम पे एकेडमीज होती थी, पर वो चंडीगढ़ में ज़्यादा और दिल्ली में 1-2 होती थी। ओके। पर डिस्टेंसेस इतने होते थे। मैं उस टाइम नोएडा में रहता था। ओके। कभी सोचा नहीं, लोगों ने बोला करना क्या, तू स्पोर्ट्समैन तो है, तेरा हो जाएगा, उसमें क्या है। हमने भी सोचा ठीक है, करते हैं कोशिश। तो एक किताब खरीदी, जब उसको खोला उसमें स्टोरीज जो लिखी हुई थी टीएडी आज के जो होता है, तो वो स्टोरी मनोहर कहानियाँ टाइप लिखी हुई थी। हमने कहा यार ऐसे लिखेंगे तो जो खुद को ही पढ़ने भी नहीं अच्छी लगे, उसका कैसे करना है। तो हमने उसको भी छोड़ दिया। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। हाँ, एक एडवेंचर, मतलब एक वो फीलिंग थी बीइंग ए स्पोर्ट्समैन। एक मेरे में कुछ क्वालिटीज बचपन से घुसी थी कि जिस चीज़ जिससे खेलने जाना उसके पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए A to Z। वो क्या है, उसकी तरीका क्या है खेलने का, उसको कैसे रोका जा सकता है। चाहे हॉकी से टांग तोड़ के रोक, अगर वो मेरे से अच्छा खेलता है तो फिर मैं, अगर मेरे बराबर खेलता है तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ टैकल। ये चीज़ें फाइटिंग स्पिरिट, दूसरे को जानना, वो खेल में ही, हाँ, जीतने की इच्छा, कैसे जीतना है, नॉलेज गेन करना, तो वो सारा था। और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स हम पढ़ते आए थे। वो हमारे फादर ने हमें बचपन से डाल रखा था। कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यू करके आते थे, पहले आते थे। न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं। एक रीडर डाइजेस्ट करके आता था, वो आजकल बंद हो गया। और ये सब मैगजीन्स आम थी, लाइब्रेरी में जाके भी यही मिलती थी हमके पढ़ने के लिए। और नेशनल ज्योग्राफी इसलिए ताकि सपने जीते रहे, उनको खत्म ना हो जाए। तो ये सारा एक साथ साथ चल रहा था। तो फिर हमने कहा एसएसबी चलते हैं। फिर एसएसबी आ गई हमारी। बड़े खुश, पहली खुशी ये कि पहली बार है कि फादर से पैसे नहीं मांगने रेल जर्नी के, वो गवर्नमेंट दे रही है। पर गवर्नमेंट वहाँ जाके देती थी, फिर भी लेने पड़े। फादर को पता था ये आ जाएगा वापस। उनको होता था कि बच्चे यहाँ कुछ करते तो है नहीं, ना घर में रहते हैं ना कुछ, अपने दोस्तों के साथ ही पूरा दिन रहते हैं, तो ठीक है इसको खुश होने दो। फादर को भी दिखाना था। ये सबसे मुश्किल टाइम जो हमारा घर में होता था, और रात का डिनर होता था जब हम पूरी फैमिली एक साथ डिनर करते थे। और उसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन से मैं डर लगता था फादर का, कि क्या करना है आगे, क्या कर रहे हो, अपने लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हो। ये जो 2 क्वेश्चंस होते थे ना, पूरे झिझोड़ देते थे, क्योंकि हमने कुछ सोचा भी नहीं था और कुछ कर भी नहीं रहे होते थे। उसके बाद सोचा ठीक है एसएसबी जाएंगे। हम एसएसबी गए। वहाँ पे मुझे अभी तक याद है, गोरखा रेजिमेंट के कांचे थे, मतलब फटाफट उन्होंने सामान हमने रखा गए एसएसबी में। एसएसबी के अंदर गए तो उन्होंने फॉर्म भरवाए, हम बड़े खुश। अब जो भी जितना हमें पता था, हमने, सबसे बड़ी बात है सच, सच्चाई जो आप लिखते हो, क्योंकि जो आप सच, वो आपको किसी भी तरह भी घुमा के पूछ लिया जाए, वो वही का वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो अब हमारे पास कुछ था ही नहीं। लोग जो बाकियों से सुना ये लिखना चाहिए, वो हमने अपना जो था लिखा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा। स्टडीज बुरी है तो बुरी है, तो मैं कैसे कह दूं कि मेरे 60% मार्क्स आए जबकि नहीं आए हैं। 45 आए तो 45 ही लिखने थे। तो बड़ी शर्म भी आई लिखते हुए, पर लिख दिया ठीक है, अब आए तो आए। मेरे लिए तो वही अचीवमेंट थी कि मैं पहुंच गए, कहीं फेल नहीं हुआ, मैं पास होता चला गया। वो मेरी अचीवमेंट है, मेरे लेवल की अचीवमेंट है। अगर बड़ा लेवल मिलेगा तो वो भी कर देंगे। फिर हम गए, मन में ये था कि साइकोलॉजी टेस्ट क्या होता है। हमें कुछ सेकंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पर फिर स्टोरी लिखनी होगी आपको। वो तो बड़ा खुश कि मुझे जिंदगी में कुछ लिखने के लिए मैं कुछ लिख सकता हूँ। 10 स्टोरियाँ लिखनी है, मैं लिख दूंगा। ये मौके कहाँ मिलते हैं हमें? स्कूल कॉलेजेस में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है। तो एक अंदर से खुशी कि भाई ये लिख दूंगा, मैं वो लिख दूंगा। तो जो मैं अंदर से चाहता था, जो मेरे सपने थे, जैसे मैं अचीव करना चाहता था, मैंने वही लिखे आपने। फिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की, भैया सिचुएशन ये है, आप क्या करोगे। तो जो मैं कर सकता था मैंने वही लिखा, जो एक मेरे दिमाग में उस टाइम पे सेकंड्स में आया। और बड़ी खुशी हो रही थी। हर एक एग्जाम का खुशी होती थी, यार ऐसा भी होता है। हमने तो सुना है कि रिटन एग्जाम दो, फिर इंटरव्यू में टाई शाई पहन के जाओ और एक दिन में इंटरव्यू खत्म हो जाती है। या तो मजे बड़े 4 दिन की थी, क्या चीज़ है। और साइकोलॉजी खत्म करते करते मज़ा आ गया। इतना मज़ा आया कि इट वॉज गुड कि समथिंग न्यू किया है। और उसमें गलत है, ठीक है, हमें क्या पता। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन था उससे तो कुछ अलग ही था। उससे अलग था। ट्रेडिशन क्या,
सब कुछ ही नया था। सिलेबस पढ़ा, लिखो, यहाँ पे तो कोई कुछ अलग कुछ ही। नहीं, आप जो लिखो कोई पूछने वाला नहीं और कोई ये बताने वाला नहीं है ठीक है ये गलत है। आप हो, आपका पेन है, आपका पेपर है, आप जो लिखो, जो मर्जी है लिखो। खुशी इस बात की कि ये पहली बार है, मेरे टेंशन नहीं है दिमाग में कि ये मैंने पढ़ा है यार, इसका क्या आंसर होगा, ये 2 पॉइंट छूट तो नहीं गए, 45 के लिए पॉइंट तो 10 में से 4 तो लिखने ही पड़ेंगे कि यार वो कौन से 4 पॉइंट है। मैं नहीं, यहाँ ये था आ रहा है लिखो। मजा। तो जैसे मैं था वो सारे टेस्ट किए, वो टेस्ट खत्म हुए तो बोला कि आपका इंटरव्यू होगा। हमने कहा ठीक है। तो इतना पता था इंटरव्यू जाओ तो ठीक ढंग से जाओ, अगर फॉर्मल्स में अगर शूज पहनो, बड़ा सिंपल, अगर शूज पहनो तो शूज चमकने चाहिए वरना बेशक मत पहनो। पैंट पहनो तो वो प्रॉपर पैंट होनी चाहिए, उसके साथ पैंट पहनोगे तो बेल्ट भी पहनोगे, बेल्ट के साथ शर्ट। ये एक बेसिक एटिकेट्स पुराने ज़माने में हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाए, उन्होंने ब्रिटिशर्स से सीखे होंगे। तो वो एक सिंपल ड्रेस पहनने का भी एक तरीका था उन्हें, तो वो उस तरीके से हमने भी अपना पहना, चेस्ट नंबर पहने और इंटरव्यू के लिए चले गए। मुझे आज भी याद है मेरी इंटरव्यू मैक्सिमम, अगर मुझे याद होगा तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं चली थी। अच्छा। अब मैं जब बाहर आया तो दूसरे ज़्यादा खुश थे कि तू तो गया काम से। अच्छा, 15 लोगों की तो 45 मिनट चली, तो 15 मिनट में बाहर आ गया। और हमने कहा ठीक है, ये कौन से हैं, ये तो मुझे जज नहीं कर रहे, जिसने करना है वो अंदर बैठ कर लिया उसने जो भी करना था। मैं तब तक फेलियर अपने आप को नहीं मानूंगा जब तक चौथे दिन फाइनल कॉन्फ्रेंस में वो आके चेस्ट नंबर अनाउंस ना करे। जिस अगर वो मेरा चेस्ट नंबर आके अनाउंस नहीं करेगा, दैट टाइम आई एम नॉट रिकमेंडेड, बट टिल दैट टाइम आई एम देयर। उससे पहले तो रिकमेंड है ही। ये कॉन्फिडेंस मेरा था। हमने कहा ठीक है। इंटरव्यू में गए, कर्नल ढिल्लोन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर्नल ढिल्लोन थे, सरदार जी थे, 6.5 फीट, वेल बिल्ट, एंड उनका अलग ही स्टाइल था इंटरव्यू लेने का। उन्होंने बीच में थोड़ा सा हमें डांट डपट भी की, हमारे से पूछा, क्वेश्चन क्या पूछे मैं आज भी समझ ही नहीं आता। क्वेश्चन पूछा कि जो आप मुंह में डालते हो, अगर बुखार हो जाए तो मुंह में आप कुछ डाल के अपना टेम्परेचर देखते हो, उसको क्या कहते हैं? हमने कहा थर्मामीटर। तो थर्मामीटर की रीडिंग किस में होती है? हमने कहा फ़ारेनहाइट। बोला नॉर्मल क्या होती है, और उसके साथ अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, बता दिया हमने। उसके बाद बोला यार तू सिलेक्ट हो गया और तू आ रहा है OTA में, और तू प्लेटफॉर्म दिल्ली के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे अपना सामान लेके खड़ा है, तो ट्रेन तेरी आने वाली है, सडन अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन विल कम एट प्लेटफॉर्म नंबर 6, तो तू क्या करेगा? हमने कहा हम सामान उठाएंगे प्लेटफॉर्म में 6 चले जाएंगे। बोला बिल्कुल सही। अब ये बता, ड्राइवर जो ट्रेन लेके आ रहा है शेड में जहाँ से भी, उसको क्या पता कि मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 6 में जाना है? अच्छा। तू क्या, उसको कैसे पता चलेगा? मैं कहा ये बात तो सही है, उसको कैसे पता चलेगा? सोचा थोड़ी देर, फिर बोला सर ट्रेन जो है वो पटरी पे चलती है, जहाँ उसको पटरी ले जाएगी वहाँ उस चले जाएगा वो। और जो पटरी है वो जंक्शंस होते हैं स्टेशन के बाहर, जो कि गैंगमैन चेंज करता है, वो अपने आप गैंगमैन करेगा, वो जिस पटरी पे चलेगी। ड्राइवर का काम है चलाना, रोकना, बस। बोला अच्छा तुझे इतना भी पता है? मैं कहा हाँ सर इतना ही है। बोला अच्छा ये बता, साइकिल के 2 टायर होते हैं, अगला ज़्यादा चलता है या पिछला ज़्यादा चलता है? अच्छा। मैं कहा सर अगला ज़्यादा चलता है। बोला नहीं, मैं कहता हूँ पिछला चलता है। देन मैं कहा नहीं सर अगला चलता है। बोलो ओके हाउ? फिर मैंने बताया कि सर जब हम साइकिल चलाते हैं या कार को कुछ भी चलाते हैं तो हैंडल कांपता है, और अगर हम मोड़ना भी होता है तो वो घूम के आता है, पिछला बिल्कुल सीधा आता है। और आज भी अगर हमने कार छोटी जगह में पार्क करनी हो, कभी हम आगे से नहीं कर सकते, हम उसको आगे ले जाके पीछे, वो तो खैर अब पता चला। बोला यार ठीक है ओके गो। अच्छा 15 मिनट में बस यही सब सवाल, यही हुआ। 1-2 और पूछूंगा मैं भूल गया। हम बाहर आ गए, बाहर वाला बड़ा खुश। बोला ये तो है। तो मैं कहा वो खुशियाँ होती हैं, आपस का होता है, हम सब उस एज में होते हैं, हम चाहते हैं वो ना हो मैं हो जाऊं, और अगर मैं भी नहीं हुआ तो वो भी नहीं होना चाहिए। सर ये वैसे तो आज समझ में आता है, जैसे SSB का प्रोसेस जितना, सिंस आप तो खुद अब बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हो, यू बीइंग पार्ट ऑफ दैट सिस्टम आल्सो, तो ये तो SSB में चीज मैटर ही नहीं करती कि कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, टाइप्स में हो सकता है एक भी ना हो सकता सारे हो जाए। यस। अब होता क्या SSB में मेन चीज, पहले मैं इसको बताऊं, उसके बाद फिर GTO वाज फन।
भाई पहली बार 10 आदमी के बीच में बोलने का मौका मिल रहा है, अरे बोलो। सब्जेक्ट की नॉलेज थी, मैं ये नहीं कहता नॉलेज नहीं थी, नॉलेज थी। सो यू आर रीडिंग दिस दोस मैगजीन्स, मैगजीन्स वगैरह सारी पढ़ता था, कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स पढ़ता था, ये हमारे घर का पार्ट थी, न्यूज़पेपर। और ये आते थे और पेरेंट्स शाम को या दोपहर को पूछ लेते थे, यार अच्छा ये टॉपिक पे बता, तूने क्या पढ़ा है। फादर को भी पढ़ने का बहुत शौक था, तो घर की वो हैबिट्स से हैबिट्स हो गई थी। तो मैं कोई प्रिपेयर नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं उसी माहौल में पला था। पर ये क्या पता था कि मेरे घर में ही फौजी माहौल है। जब तक देखा नहीं मैंने। मज़ा आया जीटीओ में, खूब मज़ा आया करने का। फिर वो जीटीओ टास्क कि यहाँ प्लैंक लगाओ, वहाँ से रस्सी डालो, वो हम लोग रोज घरों में वही काम करते हैं। दिस इज नॉट एज कॉमन सेंस, यूज ऑफ कॉमन सेंस है। अगर आप घर में रोजमर्रा के काम करो वो कॉमन सेंस ऑटोमेटिकली। आर्मी फिर पता चला कोई आर्मी में कोई हमें कोई ऐसा आदमी थोड़ी चाहिए, ट्रेनिंग देंगे और हमें ऑफिसर बनाएंगे। और ट्रेनिंग देने के लिए मटेरियल सही होना चाहिए। ऑफिसर रिक्रूट थोड़ी ना कर रहे हैं, ऑफिसर तो बना रहे हैं। बनाना गवर्नमेंट का काम है और हमें अपने आप को बेचना है। मेरे में जो क्वालिटीज है मैंने बताई कि मेरे में अगर आपको चाहिए तो ले लो। तो हम हो गए सिलेक्ट और बस ऐसे ही था। आजकल जो मैं देखता हूँ वो ये है कि बच्चे टेंशन में घूमते हैं कि एसएसबी आ गई है, मैं यूट्यूब में भी देख लूँ। मैं वो यूट्यूब का भी चाहते हैं, वो एकेडमी में आके वो भी करना चाहते हैं, ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं। फिर वो अपने आसपास के फौजी ऑफिसर से भी पूछना चाहते हैं। तो उनकी अपनी चीज़ कहाँ गई, अपनी सोच कहाँ गई? सर यही हो रहा है। इनफैक्ट मतलब इस वीडियो में वैसे में मेंशन करने की वो नीड नहीं थी, बट अपनी एकेडमी में LWS में सर क्या हो रहा है, जैसे अभी 21 डेज के प्रोग्राम होते हैं। जिस दिन बच्चे को ये बोल देना कि तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है खुद से, उनको लगता है अरे तुम क्या करा रहे हो। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब स्टूडेंट की मेंटेलिटी ये है कि सर सब कुछ ना, मतलब हमें स्पून फीड मिले, हमें खुद ना पढ़ना पड़े। पैसे दे दिए हैं तो हमें अब ऑफिसर, आप एसएसबी हमारी जगह आप ही दे आओ। यस लिटरली। मतलब मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे किसी ने बोला कि सर मुझे बताओ आजकल ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स क्या हैं। मैं कहा यार मैं बताऊँ? मैं कहा तुम 100 टॉपिक लेके आओ, फिर मुझसे पूछो आजकल कौन से अच्छे हैं, प्लीज टेल मी व्हिच आर बेस्ट 21। ये होता है। तो वही मैंने बोला ना, हम इंटरव्यू आ गई, बस मुझे चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े चाहे कुछ, मुझे पास होना है। हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी हम भूल जाते हैं, हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लूज करते हैं, क्योंकि हमें पेरेंट्स ही बोलते हैं तू ये भी कर ले, तू ये भी कर ले। बट मेरा है, मैं एसएसबी आ गई है क्योंकि मैंने पेपर क्लियर कर दिया। क्या मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ? दूसरा है मैं नौकरी के लिए सिलेक्शन के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल एक नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पर क्या उसमें सर्वाइव कर पाओगे? सो वो जो चीज़ वो उस स्टूडेंट को खुद सोचना है। सर मतलब कल का एग्जांपल है ये। जैसे हमारा क्या होता है कि हम हमेशा ही अपने इसमें, आपको तो पता ही है, हम बोलते हैं जैसे आप ना नॉलेज खुद गैदर करो, जैसे कि अबाउट इंडियन आर्मी। आप खुद भाई, अगर हमें पूछना है कि आपको कौन से रेजिमेंट में जाना है या फिर अभी कौन से नए इक्विपमेंट्स हमने लिए, तो सब कुछ आप ये ढूंढो खुद। एंड हम आपको सोर्सेज बता रहे हैं भाई, ये और सारे ऑफिशियल सोर्सेज हैं सर, ठीक है। सर बच्चा बोलता है कि ये तो हमारा टाइम वेस्ट है, इससे बेटर है कि आप ही हमें नोट्स बना के दे दो। फलाना कोचिंग एकेडमी तो नोट्स बना के दे रही है, आप नोट्स बना के दे दो। मैंने कहा फलाने कोचिंग से तभी रिकमेंडेशन नहीं होते, यहाँ से होते हैं यार। सबसे बड़ी बात है, जब आप कोचिंग के लिए जा रहे हो, क्या आप कोचिंग लेने के लिए तैयार हो? यस सर। आप कोचिंग सेंटर में आते हो, कोचिंग सेंटर आपको बताता भाई ये साइकोलॉजी टेस्ट है, ये है, इसको ऐसे कर दो, ऐसे। क्या आप वो कोचिंग लेने को तैयार हो? आपने उतनी मेहनत करके उस स्टैंडर्ड पे आए हो। यहाँ क्या होता है, कोचिंग सेंटर अपने आप स्टैंडर्ड गिरा के बच्चों तक जाता है और उनको थोड़ा सी उठा पाता है। बच्चों को अपने स्टैंडर्ड पर ला के फिर उनको एसएसबी की कोचिंग अगर कोई सेंटर देता है तो वो सबसे बड़ी चाह है। तो कभी किसी भी कोचिंग सेंटर में जाओ, पहले तो तैयारी करके जाओ। ये मत सोच के जाओ कि मैंने पैसे दिए हैं अब उनका काम है पास करना। सर ये मेंटेलिटी हो गई, ये मेंटालिटी सर जो ना मतलब 20-25% बच्चा ठीक होता है वो निकाल भी लेता है। हाँ। ठीक है, वो उनको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, लेकिन अब सर ये हम अपने बैच में फेस करते हैं सर। यही सब चीजें आप भी रोज बच्चों को देखते हो, ये सब फेस करते होगे सर। तो मेरा काम, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि पहले बच्चे को मेंटली तैयार होना चाहिए कि मैं एसएसबी जा रहा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो चाहते हैं कि हम इस बच्चे को चेंज कर दें। चेंज नहीं हो सकता।
बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, यस बट उसको चेंज नहीं कर सकते उसके बेसिक हैबिट्स, वो आई ही जाएंगी बाहर। तो ये नहीं समझते हैं वो। एक तो वो SSB नहीं समझ पाते हैं, दूसरा ये है कि भाई आप बना बनाया जो मिल जाए क्लिक ऑफ माउस में हमें मिल जानी चाहिए चीज़ और आगे से मेहनत नहीं करनी। और दूसरा थोड़ी सी नॉलेज मिलने से लगता है और नहीं मुझे चाहिए, बस मैं तो पास हो जाऊंगा। और गैदर मतलब ये उसके नहीं कि बाद वो मेहनत करना बंद कर देता है कि अच्छा मुझे तो पता लग गया इंटरव्यू में ये पूछते हैं, मुझे पता है। पूछने वाला तो कोई और है, एकेडमीज तो सिर्फ एक गाइडेंस दे रही है आपको। सर लिटरली क्वेश्चन तो मतलब सर देखो CIQs तो है ही जो वो तो सबको पता ही है, बट उसके अलावा भी बच्चे क्वेश्चन हमसे चाहिए कि और क्या क्या पूछ सकते हैं। अरे भाई तुम्हारी लाइफ के बारे में पूछेंगे, तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या पूछा जा सकता है। तो वो चीज़ है। यस सर। तो वो चीज़ें हमारे टाइम पे हमें तो क्या पूछ लेंगे यार, आता है सब कुछ। और अगर नहीं आता है, मैं कोई भगवान तो हो नहीं, बड़ा सिंपल था भाई, गलतियां मैं करता हूँ और खूब करता हूँ। और जो मेरी एज है, जिस एज में मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, उस एज में अगर गलती नहीं करूँगा तो सीखूंगा कब। और दूसरा, आजकल जैसे हर कोई किसी से बात करो, अरे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अरे ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या, थॉट होनी चाहिए। यस। गलत काम मत करना, अरे गलत और सही काम क्या है, एक्शन होना चाहिए। जिंदगी में उठो, एक्शन करो, रिजल्ट ठीक है, कभी ठीक होगा, कभी गलत होगा, कभी फेलियर भी होंगे। और मेरा एक्शन मेरे डिसीजन पे हुआ है, आई शुड बी हैप्पी कि मैंने डिसीजन लिया था, मैंने किया। मैं ये पहले था, आजकल ये बच्चों में बहुत मिस हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भी छोड़ने जाते हैं तो बैग खुद उठा के लेके जाते हैं ये तो हो ही रहा है स्कूल बस तक। यस सर। हमारे पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था हम DTC बस में कब चढ़े, कहाँ पहुँचे, क्या हो। वो रात को 9 बजे तक नहीं आते थे, तब उनको होता था कि आया नहीं है बेटा। उसको फोन भी नहीं थे सर उस टाइम, और कोई तरीका भी नहीं था पता करने का। यस सर। तब भी चीजें चल रही थी फर्स्ट क्लास। हम आते थे, ठीक है क्या हुआ, कान पकड़ा, मुर्गा बनाया, 2 सत्तू मारे, छोड़ दिया। तो ये वे ऑफ थिंग थे। यस सर। टीचर अगर पेरेंट्स बोलते थे भैया आप जितना इसको पीटना है पीट लो, पर इसके 45% मार्क्स आ जाने चाहिए, पास रहना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। मतलब बच्चों को सच में ये जानना है कि एक्चुअली आर्मी की लाइफ कैसी होती है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द अकेडमी टिल मतलब सर्विसेज। बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है सर, आपने नॉर्थ ईस्ट में सर्व करा, आपने डेजर्ट्स में सर्व करा, आपने इंसर्जेंसीज के बहुत सारे, ठीक है, इसके अलावा यू आर पार्ट ऑफ एडवेंचर विंग ऑफ आर्मी। तो सर बच्चों को ये सब चीज़ें जाननी है। ओके, मैं बिल्कुल टेक्निकल में नहीं जाऊंगा और जो ऑपरेशंस हैं उनको नहीं टच करूंगा, वो समझ भी नहीं आएंगे। मैं एक लाइफ बताता हूँ जो कि एक लाइटर लाइफ होती है, हंसी मजाक, हमारा आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ खड़ा होना। यूनिट में जवान, उनकी हर एक जवान, अगर मेरे पास 60 जवान है, मुझे हर एक जवान के पूरा, मेरे पास जब मैं जाता हूँ यूनिट में तो डिटेल लिखने पड़ते हैं। हर एक जवान, उसका पेरेंट्स का नाम, उसका नाम, गांव, बच्चे, बीवी, पूरी फैमिली डिटेल, पूरा उसका फैमिली डिटेल होता है। जब तक नहीं होगा हम उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। और सब ज़रूरत पड़ने से किस आदमी को कहाँ रखना उस टाइम नहीं सोच सकते आप। आपको पहले पता होना चाहिए कि वो इस काम के लिए, वो इस। तो इसी तरह जब हम एकेडमी में गए। So you are part of OTA sir? I am OTA. OTA चेन्नई। ओके सर। सो हम गए, हम OTA में चले गए, ट्रेन में हमें खूब सारे मिल गए थे अपने, सारे तो चले गए। वहाँ जाते ही बाल अच्छे खासे थे, मूछें थी, सब कुछ था। सब कटवा। अरे वहाँ उतरते ही सबसे पहले बोला भाई बाल और मूछें गायब। हमें अपने अपने जो हमारे कंपनीज थी या प्लाटून थी वो दी गई। उसके बाद फिर हमें खूब सारा सामान दिया गया, बिस्तरे से लेके ड्रेसेस, ट्रंक, ड्रेसेस, सब कुछ हमें दिए गए। हमने ले ही, हम कुछ समझ नहीं आया था, पर सीनियर्स आ गए, पहले मूछें साफ करो। ठीक है, मूछें साफ कर दी, फिर अपने आप को ही नहीं पहचाना जा रहा था शीशे पे के सामने कौन खड़ा है, पर अच्छा था। तो इनिशियली 1 वीक तो समझ ही नहीं आया हो क्या रहा। जो आर्मी बैकग्राउंड से थे वो ज़्यादा कंफर्टेबल थे। और दूसरा हो जाता था दिल्ली का, सीनियर भी दिल्ली का है तो दिल्ली टाइप, स्कूल टाइप, कॉलेज टाइप, मिलिट्री स्कूल टाइप। तो ऐसे ऐसे फिर ग्रुप बन जाते थे, हर एक शेल्टर हम चले जाते थे। हम तो कहीं स्कूल टाइप भी नहीं थे और दिल्ली टाइप से ज़्यादा वो कॉलेज टाइप और बाकी टाइप बन जाते थे। मैं किसी जानता नहीं था, तो ठीक है। पर मैं जहाँ गया
जिस प्लाटून में गया वो बहुत अच्छी थी। हाँ, आज तक मैं अपने सारे सबके साथ जो एकेडमी के डेज के हैं हाँ, कम से कम 70% के साथ आज भी इन Contact टच हूँ। Yes, और sir. हम मिलते हैं, साल में 1-2 बार मिलते हैं, वापस उसी दिनों को जीने की कोशिश करते हैं। हाँ, फिर एकेडमी में गए, एकेडमी में तो वीक वाइज ट्रेनिंग होती है। हम्म, आपका हर एक वीक होता है, उसी के हिसाब से टेस्ट होते हैं, आपको उसी के हिसाब से क्लियर करने पड़ते हैं। तो वो जैसे जैसे शेड्यूल है, पर उसमें मज़ेदार बात हो कि आपको रात को सोने को नहीं मिलता। आप आते हो, सीनियर्स आके, सीनियर्स भी हमारे साथ नहीं सोते, वो हमारे रगड़ा पट्टी करते हैं, जिसको आप वैसे जो हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो इट इज़ रैगिंग, बट इट इज़ नॉट रैगिंग, इट इज़ मेकिंग यू टफ। हम सब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कोई माँ का लाडला होता है, कोई फादर का लाडला होता है, कोई वैसे ही रफ एंड टफ होता है। तो हम अलग अलग तरह के आते हैं, तो हमें टेस्ट तो पास करना ही है, और हर चीज़ का एक लिमिट है, इतने में ये टेस्ट पास करना है। तो इतनी जल्दी वो फिजिकल फिटनेस लाने के लिए सीनियर्स आपकी रगड़ा पट्टी करते हैं, आपको रात को सोने नहीं देते, जिस चीज़ में आपको वीक होते हैं वो कराते हैं, पनिशमेंट देते हैं, हाथों पे खड़ा रखते हैं, रोलिंग कराते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो उसमें जो बेचारे घरों से बड़े वो होते हैं, मम्मी डैडी टाइप, वो रो भी पड़ते हैं, बट फिर एक माहौल सा होता है, उसमें रोने वाला भी होता है, अच्छा भी होता है, खुद की भी होता है, और हर तरह का, चल तू मुझे रगड़ा कितना दे देगा मैं भी देखता हूँ। तो एक स्पिरिट आ जाती है हमारे में ना कि ओके ये कितना तंग कर सकता है, हम भी देखते हैं। तो हमें वो ऐसा ऐसा फिजिकली स्ट्रांग के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग बहुत करता है। एकेडमी से निकलने के बाद हम मेंटली स्ट्रांग बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें लगता है हम कोई भी काम कर सकते हैं। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ओनली, दैट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। बाकी पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ती है हमको, काफ़ी पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग, रात को नहीं सोना, 4-4 दिन नहीं सोने देना, काम करना, तो वो एक ज़िंदगी का है। हाँ, ज़िंदगी में कभी एक बार पैंट पहनने के बाद दूसरे बिना धोए दूसरी बार नहीं पहनी, वहाँ पे अब टाइम ही किसके पास है, वो मिट्टी लगी है, पसीना है। वैसे भी चेन्नई में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और ह्यूमिडिटी है, तो आपकी डांगी डूंगरी के ऊपर काफ़ी नमक जम जाता है। अब वही दोबारा पहन ली, पर वो एक अच्छा होता है। खाने का टाइम है, सीनियर के सामने बैठ के खा नहीं सकते, ब्रेकफास्ट तो क्या करना, सीनियर जैसे उठा, पॉकेट के अंदर ब्रेड मक्खन उसी पिघल रहा है नहीं पिघल रहा है, तो बस भागते हुए जाना। साइकिलें हमें मिली हुई थी, जिस साइकिल से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो उल्टा ही था, साइकिलें हम पे होती थी और हम साइकिल के नीचे होते थे, बस उठा के भागते रहो। यस, तो वो एक मुसीबत होती थी, पर क्या करें, भागना पड़ता था। फिर शुरू में तो होता है कि आप कहीं भी चल के नहीं जा सकते, आपको भागना, अकेले नहीं जा सकते, कम से कम 4 होने चाहिए भागने के लिए। तो भाई ढूंढो किसी को, भागो, बट आपको अपनी तकलीफ सोचने का टाइम नहीं मिलता। आपको, आप किस घर से आए हो, दिल्ली से आए हो कि नहीं आए हो, कुछ याद नहीं रहता, वही कुछ याद नहीं रहता। आपको बस अपना प्लाटून, अपने कंपनी के लोग, आपको जो डीएस पढ़ाने आता है, इसके अलावा आप कुछ याद नहीं रहता। और वो एक ऐसी स्टेट पे होती है जैसे आजकल लोग ड्रग्स में जाके वो एक अलग दुनिया देखते हैं, तो हमारे लिए ओटीए वाज ए ड्रग। ओटीए यू कैन से इट इज, उससे बाहर कुछ नहीं है, उसमें बाहर उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, और आप एक अलग से नशे धुंध में होते हो, और पता ही नहीं चलता कि आपके 9 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग कैसे निकल गए। हाँ, तो फिर जूनियर टर्म का तो पता ही नहीं चलता कैसे बीत गया, पता ही नहीं। 9 महीने की ट्रेनिंग है, आप 4 महीने में आप के जो सीनियर्स होते हैं वो ऑफिसर बन के चले जाते हैं, आप सीनियर बन जाते हो। बस उसके बाद सीनियर बन जाते हो तो थोड़ी सी लाइफ अच्छी हो जाती है। बट अगर आपने जूनियर्स को सिखाना है, अगर उनको आपने रगड़ा पट्टी रात के 3 बजे तक देनी है, आपको भी जागना पड़ेगा। तो बड़ा मज़ा से रहता है, वो बॉन्डिंग इतनी अच्छी रहती है कि आज भी अगर कोई कोर्स में रात को 12 बजे भी हेल्प के लिए कोई बात करे, तो पूरा कोर्स इकट्ठा होता है। तो वो एक साथ रगड़ा खाने का जो मज़ा होता है, और उसके बाद वो जो बॉन्डिंग, चाहे हम कई अभी कोर्समेट्स हैं जिनको मैं 33 साल के बाद सर्विस के बाद मिला हूँ, 33 साल, बट लगता ही नहीं है कि इनको 33 साल पहले मिला था। बात करने का तरीका, मिलने का वो जोश आज तक ठंडा नहीं हुआ। तो ये एक आर्मी ट्रेनिंग देती है जो कि आप दूसरी सर्विसेज में उसको नहीं कर सकते हो। और फिर यही कोर्समेट्स काम आते हैं जब हम ऑफिसर बन जाते हैं और अलग अलग जगह पोस्ट होते हैं, तो कहीं कोई काम फंसा हो, कुछ हो, अरे वो मेरा कोर्समेट है, तो उसको सिर्फ फ़ोन करने की देर होती है कि भाई मुझे नहीं पता, ये काम होना चाहिए, वो हो जाता है। कोर्समेट्स ऐसी चीज़ होती है कि आज भी कोई भी काम हो,
चाहे अब हम रिटायर भी हो गए हैं, पर अभी भी कोर्समेट ही है हमारा। किसी भी कोने में, इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, अगर जा रहे हैं तो कोर्समेट घर लेके जाएगा, रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा और वापस छोड़ के आएगा। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने बोल दिया भाई कोर्समेट है, हम आ रहे हैं, अब उसका है बस। अब और वो करता है कि यार कब आ रहा है, कब आ रहा है, चल 2 दिन और रुक जा, क्योंकि वो हमारी पास इतनी सारी यादें हैं ट्रेनिंग के दौरान की कि वो चाहे हमने 9 महीने की ट्रेनिंग किया पर हम उसको 2 साल तक डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब वो चलता रहता है। यस सर। So, ये एक कोर्समेट्स जो हम एकेडमी से निकलते हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन होता है और उसके साथ हम सब बंधे होते हैं। ठीक है। और कोर्समेट्स इन सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट वो कोर्समेट ही रहता है। कोर्समेट ही रहेगा, चाहे वो मतलब प्रोबेबली उसमें सीनियर बन जाए, कुछ चाहे भी हो जाए, जूनियर हो जाए। चाहे वो आज हम कर्नल रिटायर हो गए, वो जो अभी जर्नल है, सर्विंग है, कोई बात नहीं। जब वो जनरल साहब भी आएंगे कोर्समेट्स में तो कोई जनरल नहीं है, तो फिर वही पुरानी बात है। तो वो भी वो जनरल नहीं होता। और रिटायरमेंट के बाद कोई कितने अच्छे पोस्ट पे चले जाए, पॉलिटिक्स कहीं भी चले जाए, पर वो कोर्समेट ही रहेगा। वो जितना मर्जी बड़ा आदमी बन जाए, कोर्समेट अपने हिसाब से उससे मिलेगा और वो भी उसी हिसाब से मिलेगा। वेरी नाइस। ठीक है सर। अबाउट योर सर्विसेज, मतलब बेसिकली मैं फिर जब एकेडमी में मुझे आर्टिलरी मिली, आरटी में एक यूनिट है जो 40 मीडियम रेजिमेंट, आरटी की बहुत अच्छी और काफ़ी मतलब मानी हुई यूनिट है, 40 मीडियम। उसमें मैं गया, हमें पता आरटी मतलब गन्स, हम तो सोचते थे तोप है, आगे एक ट्रक होता है, पीछे गन होती है, उसमें लगाते हैं और चले जाते हैं और जाते हैं फिर फायरिंग ही करते होंगे। हमें क्या पता आरटी कैसे काम करती है। पर मैं जिस आरटी में गया वो गन्स टैंक्स के ऊपर थी। अब स्पेसिफिकेशन तो मैं नहीं बताऊंगा, बट वो टैंक होता है, विजेंता टैंक था पहले, उसके ऊपर हमारी गन्स माउंटेड थी। उनका नाम था कैटापोल्ट्स के नाम से होता है। तो मैं जब हमसे भरा जाता है आप कौन सी यूनिट क्या आर्म लेना चाहते हो, तो मैं आर्मर्ड में जाना चाहता था। तो मैं एक ऐसी यूनिट में गया जिसमें मैंने आर्मर्ड के भी मजे लिए और आरटी के भी मजे लिए, तो मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा था। और वहाँ से बिना मांगे चीज मिल गई। आरटी में भी चले गए, तो हमने आरटी के भी कोर्सेज किए और आर्मर्ड के भी कोर्सेज किए। तो मतलब थोड़ा सा अलग तरह का किया। आरटी में हम कहते हैं, हम जो गन आरटी की जो गन फायर करती हैं उसका एम पीछे लेते हैं। अच्छा। वरना तो राइफल चलाते हो तो एम लेते हो, गोली उधर जाती है। आरटी में बड़ी मजेदार चीज़ है, आप एम पीछे लेते हो, अच्छा, और गोला आगे जाता है। ओके। और टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो उस हिसाब से, पर जब हम जो भी सेट करते हैं गन को वो पीछे देख के करते हैं। ओके। पीछे होता है, उस पर एक ही जगह पे सारे के सारे गन्स एक ही पॉइंट में आके मिलती हैं। अगर हम गन्स के पीछे लाइन ड्रॉ करें तो वो एक सेंटर में आके मिलती है और उस सेंटर के साथ वो गन्स उसी सिंपैथी में फायर करती हैं। वरना कोई गन नीचे हो सकती है, कोई ऊपर हो सकती है, कोई टेढ़ी खड़ी हो सकती है, तो उन सबको एक ही लाइन पे, एक ही प्लेन पे लाना पड़ता है, तभी गोला एक ही जगह जाके गिरेगा। ओके। तो उसको उतना सीधा करना, उसको टून एंड टिल्ट वगैरह बोलते हैं, तो वो करना पड़ता है। तो हम आरटी में चले गए 40 मीडियम। 40 मीडियम में मेरी यूनिट थी जो कि मैंने झांसी में ज्वाइन की थी। ओके। पर जब मैं झांसी पहुंचा तो यूनिट वहाँ से मूव कर रही थी। Actually, when did you join? I joined in 1989 March. Okay. Okay sir. I joined my unit. तो फिर वहाँ से वो अम्बाला चली गई। फिर हम अम्बाला चले गए और अच्छी यूनिट थी। जब हम गए तो हमारे उस टाइम का एक बहुत अलग एटमॉस्फेयर होता था। यूनिट में जो सीईओ होता था वो फादर की तरह होता था और आपको हर चीज़ सिखाता था। चाहे तो मतलब आपको मतलब कमरे में कैसे रहना है, एक स्टैंडर्ड होता था। हम तो नॉर्मल घरों से गए थे, बाकी ओटी में तो ट्रेनिंग ही करते रह गए। खाने खूना ठीक है ओटी में होता था, ड्रेसेस अलग होती थी, क्रॉकरी कटलरी अच्छी होती थी, हम खाते थे। बट यूनिट ने हमें ग्रूम किया कि हम जो एकेडमी से निकल के आए थे लीडर और मतलब फुल ऑफ जोश, उस जोश को कंट्रोल करके हमें एक अच्छा ऑफिसर बनाने में हमारी यूनिट का काम था। यूनिट के सीईओ ने हमें टॉयलेट कैसे होने चाहिए, वॉशरूम जिसको आजकल हम बोलते हैं, वो कैसे होने चाहिए, और इक्विपमेंट जो कि गन है जिससे हमने लड़ना है वो कैसा होना चाहिए। तो हमने वो भी सीखा और वो भी सीखा।
किसी चीज़ में ये नहीं हम कह सकते थे कि अरे ये तो मुझे पता नहीं है, चाहे वो एक सिविल का काम हो, चाहे वो शू पॉलिश का काम हो, क्योंकि जिसने करना है, अगर हमें नहीं पता शू पॉलिश में कैसे शू चेरी ब्लॉसम लगाया जाएगा, शू पॉलिश लगाया जाएगा और कितना पानी की बूंद डाल के उसको कितनी देर तक रगड़ा जाएगा, अगर मुझे सिखाएंगे फिर आगे, अगर आप तो हम उसमें गलती कैसे निकालेंगे, या हम जवानों को आगे कैसे सिखाएंगे। गन में कहाँ, अगर हमने बोला गन साफ होनी चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसने नहीं की होगी, और उसको भी पता होना चाहिए कि साहब यहीं पे आके चेक करेगा क्योंकि यहाँ ये जगह छूट जाएगी। तो हमें हमेशा एक कदम आगे होना चाहिए अपने मैन के। और आर्मी में और यूनिट में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, आप अपना स्टैंडर्ड फिट कर दो, हर यूनिट का मेंबर दैट इज जवान उस स्टैंडर्ड को अचीव करेगा। अब वो आपके ऊपर है, आपकी काबिलियत में है कि आप स्टैंडर्ड कितना हाई मेंटेन करते हैं। अगर आपका हाईएस्ट लेवल है, मतलब स्काई इज द लिमिट, आप स्काई आसमान रखिए स्टैंडर्ड, आपके मेन जो आपके साथ हैं वो आपको आसमान भी ला के देंगे। आप उनको लीड करने की आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये है फोर्सेस। यहाँ ये नहीं है कि सर ये काम नहीं हो सकता, या सर ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो है ही मुश्किल तो हम रोज करते हैं। यस, नामुमकिन तो हम हमेशा ही करते हैं। यस सर, मुश्किल तो रोज आएंगी। तो मुश्किल और नो हमने कभी सीखा ही नहीं। हमारे यूनिट के ऑफिसर्स एक अलग ही एटमॉस्फेयर था, एक अलग ही घर का अपनापन, सिखाई कसाई की तरह कि भाई जब सिखाना है तो फिर तू ऑफिसर नहीं, कुछ नहीं, तुझे कसाई की तरह तुझे सिखाएंगे, नहीं करेगा तो जो भी है। और जब एक बार सिखाई खत्म हो गई, हम वापस अपनी उसी फैमिली में आ गए, तो लाड प्यार भी उतना ही मिलता था, सीओ से लेके सीओ की फैमिली से लेके नीचे हर आदमी तक, इवन जवान्स का भी। तो हम जब गए यूनिट में, हर यूनिट का अलग अलग होता है, तो बोला भी 1 महीने आप जवानों के साथ रहेंगे, जवानों की ही लाइन में रहेंगे, उन्हीं के लंगर से खाना खाएंगे। आप अभी ऑफिसर सिर्फ स्टार लगे हैं, ऑफिसर बनने से पहले आपको जिन आदमियों के साथ आपने रहना है उन आदमियों को सीखने की कोशिश करो। तो 1 महीने उनके बारे में हम 1 महीने उन्हीं की लाइन में रहे, उन्हीं का खाना खाया। फिर हम नए थे तो हमें एक रैम रॉड होती है जिससे हम गोला गन के अंदर ऐसे झटके से डालते हैं, वो मिल गया। और एक लालटेन मिल जाती थी जिसको दिन में जला के रखना है, रात को बुझा के रखना। अच्छा। तो ये अलग अलग होता है, बड़ा मजा आता था, हम लेके चलते थे। सबको पता ये नया अफसर है। अच्छा। और हमारे सीओ से ग्रेट आदमी थे, उन्होंने एक पेचकस दे रखा था, बोला जहाँ पे तुझे लगे कि समझ नहीं आ रही, पेज खोल के अंदर चीज अच्छी तरह देखना। अच्छा। तो वो पेचकस सबसे ज्यादा जो लोग घबराते थे उस पेचकस से, क्योंकि हमने तो खोल देना होता था, बाकी मेंटेन करने वाले तो बेचारे जवान होते थे। हमारा तो जहाँ पेचकस फिट हुआ उसका नट खोल दो। तो ऐसे हमने ऑन ग्राउंड लर्निंग्स, बुक्स की लर्निंग, हमारे एडजुटेंट होते थे, वो हमारे किताबी एजुकेशन देना उनका काम था। वो एक बुक्स की एजुकेशन देते थे कि आरटी के अंदर आरटी क्या होती है, गन कैसे फायर करेगा, हमें किताबें होती हैं। हाँ, और हमें उस बुक का बिल्कुल वैसे ही आंसर लिखना होता था जो किताब में छपा है, एक वर्ड हम दाएं से बाएं नहीं कर सकते थे, तो वो रटाई जाती थी रात को हमें। तो एक बड़ा अच्छा था, उंगली भी पकड़ना है, थप्पड़ भी मारना है, और आपको एक अच्छा इंसान भी बनाना है। यूनिट के सब ये काम यूनिट में होता है। ये इनिशियल यूनिट उसको ग्रूमिंग कहती है, वो अपने ऑफिसर्स को ग्रूम करती है। हमारे आपस में यूनिट में होता है कि किस ऑफिसर ने किस कोर्स में कैसी ग्रेडिंग ली। तो फिर हमारा पहले वायु कोर्स होता है, फिर अलग कोर्सेज शुरू होते हैं। तो वो ग्रूमिंग देने के लिए यूनिट बहुत अच्छी होती है। हमें अभी भी इंसिडेंट्स याद है, मैं नया नया गया, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो अम्बाला गया मैं, जिस बैटरी हमारे पास कंपनी है, हमारे पास बैटरीज होती हैं आरटी में, जैसे इन्फेंट्री में कंपनी होती है, आर्मर्ड में स्क्वाड्रन्स होते हैं, हमारे पास बैटरीज होती हैं। तो वो बैटरी में मुझे बोला कि आप क्यूबिक बैटरी होती है, क्यूबिक बैटरी थी हमारी 3 में से, पापा क्यूबिक रोमियो 3 बैटरीज होती है, तो उसमें से क्यूबिक थी हमारी। हमारा एक बैटरी कमांडर था, ऑलरेडी एक्सरसाइज पे था, तो यूनिट जहाँ थी उसके थोड़ी दूरी था, तो जहाँ पे था वो उसके बीच में एक रिवर थी,
और रिवर के उस तरफ कैंप लगा के हमारी बैटरी एक्सरसाइज कर रही थी। और जो रिवर थी उसमें हल्का हल्का पानी था, अम्बाला के आसपास की बात है, हल्का पानी था, ज़्यादा नहीं, और छोटा सा बैंक था, मतलब रिवर नीचे होती है, रोड ऊपर होती है। मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती थी, हमारे बैटरी को नई नई जोंगा, उस टाइम पे जोंगास होती थी, जोंगा रिलीज हुई, जब नए जोंगा आती है उसकी स्क्रीन पे क्लास 1 करके लिखा होता कि क्लास 1 गाड़ी है, बड़ा बड़ा वो पेंटेड था। तो सीओ ने बोला भी तुम आ गए हो तो अपनी बैटरी में जाओ और अपनी बैटरी का एक्सरसाइज करो, सीखो। हम अपना बिस्तर बुस्तर डाला, हमारे साथ हमारे मेरी जो यूनिट थी प्योर साउथ इंडियन थी। ओके। तो उसके साउथ इंडियन ट्रूप्स थे। तो वो ड्राइवर चला रहा था, तो बोला कि साहब आपको जोंगा चलानी आती है? हमने बोला हाँ नहीं आती है, मैंने कभी गाड़ी सीखी भी नहीं थी। तो उन्होंने बोला अरे साहब बड़ी आसान है, इधर आ जाओ। अच्छा। मुझे उसकी जगह वो इधर बैठ गया और उसने बोला कि ऐसे फर्स्ट गियर है, ये डालो, 3 गियर होते थे, ऐसे चलाओ। तो हमने भी ठीक है, हमने पहले गियर में डाली, चलाई, आ गई, क्योंकि स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह से चलाते थे तो एक सेंस तो थी। तो सेकंड गियर में डाला और फिर थर्ड गियर में डाला और कंट्रोल हो गई गाड़ी, सड़क पे कंट्रोल में चलनी शुरू हो गई। तो जो साथ में जो सिखा रहा था, दोपहर का टाइम था, गर्मियों के दिन थे, तो ऊँग गया, उसको थोड़ी सी झपकी आ गई। पर आती तो थी, पर सामने अब वो रिवर आ गई थी, तो सीधा रिवर पे ब्रिज नहीं था, रोड रिवर के सामने हिट करके थोड़ा सा राइट मुड़ के फिर वो ब्रिज पे जाती थी। अब वो वहाँ पहुँच के उसको राइट मोड़ के ब्रेक मार के गियर चेंज करके ब्रिज पे लेके जाना, वो मुझे अभी तक नहीं आया था, मैं तो भी सीखा ही था। मैंने उसको बोला, हम तब भी बोल रहे थे ब्रदर, तो अभी अब मैं क्या करूं, देखा वो तो सोया हुआ है। जब तक वो उठ के रिएक्ट करता, वो गाड़ी बैंक से नीचे गिर गई और हमारी जोंगा खड़ी हो गई ऐसे करके। तो जब उसकी नींद खुली और मेरी भी, तो अब बोनट के साइड से पानी जा रहा था, बोनट सीधा था बिल्कुल और चारों टायर बैंक के ऊपर लगे थे और हम बिल्कुल ऐसे गिरने वाले पानी में। और दूसरी तरफ हमारा बैटरी कमांडर बैठा था कुर्सी लगा के, वो हंस रहा था, देखो किसी आर्मी वाले की चौंगा गिर गई है। उसको ये नहीं पता था कि उसी की जो नहीं मिली है। पर वो वहाँ से लोग भागे भागे आए, उन्होंने आया, हमें निकाला, तो वो बोला ये तो मेरी ही है और ये ऑफिसर मेरा ही है, तो नया नया लेफ्टिनेंट आया। उसने बोला तूने ये क्या कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी तोड़ दी, और वो बैटरी कमांडर की ही गाड़ी थे। तो तुझे तो वैसे हम बता देंगे हम यूनिट का। अच्छा। हम भी काम के, मतलब डर लगता था कि हो सकता है अब ऑफिसर से वो सूबेदार मेजर बना दे हमको। पर काफ़ी हुआ, फिर सीओ को बताया गया, तो सीओ ने रेडियो पे था, सीओ रेडियो पे, तो सीओ ने बात कराई कि कराओ मेरी बात। हमने सीओ से बोला सर गलती हो गई। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तुमने ऐसा करो, खाना खाओ और 2 घंटे सो जाओ, उसके बाद देखा जाएगा। और वो दिन था और आज का दिन था, कभी सीओ ने ये नहीं पूछा तूने गाड़ी क्यों चलाई, गाड़ी क्यों गड्ढे में गिरी। डैट वॉज वॉट आर्मी इज, ये है फौज, तो ये जिंदगी। सर एक और एक्सीडेंट बस मुझे अभी याद है, आपने बताया था मुझे, वो वाला एक्सीडेंट है वो। अच्छा, हमारी यूनिट वहाँ थी, फिर हमारी यूनिट वहाँ से फरीदकोट चली गई। उसमें भी बड़ी मजेदार चीजें हैं। हाँ, मैं ऑपरेशनल चीज़ों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो ऑपरेशंस हैं ही हैं। आप आर्मी में जाओगे, ऑपरेशंस करोगे, वो एक अलग चीज़ है। मैं एक जो डे टू डे लाइफ में हमारे जो वक्त गुजरता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो आप सिविल लाइफ में मिस करते हो, लड़ाई वॉर लड़ना, बाकी चीज़ें सब अपनी जगह, हम एक्सरसाइज वगैरह करना, उनमें जाऊँगा तो वो आर्मी लाइफ अलग है, वो पार्ट है। बट मैं आपको डे टू डे छोटे छोटे इंसिडेंसेस बताऊँगा जो कि आर्मी में हो सकता है। उससे पहले मैं बताता हूँ, अम्बाला में ही थे, तो हमारे यूनिट्स होती थी, साथ साथ ही होती थी हम यूनिट्स। तो एमटी होती है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, हमारा जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो एक बार मेरा एमटी का जेसीओ आया, बोला साहब हमारे जो जोंगा से 2 टायर गायब हो गए हैं, और उसने किसी रेजिमेंट का नाम लिया कि वो रेजिमेंट वो टायर ले गई है। अच्छा। हमारे साथ हमारी प्योर सिख थी, वो सॉरी हमारी प्योर तमिल थी, साउथ इंडियन थी, जो दूसरी रेजिमेंट थी हमारे साथ वो प्योर सिख थी। ओके। सारे उसमें सरदार, तो बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन था, एक साउथ इंडियन प्योर, एक प्योर सिख।
तो मैंने बोला वो तो समझ गया कि हमारे टायर चोरी हो गए, पर ये कैसे पता चला कि वही लेके गए? चोरी नहीं हो गए, हम इधर उधर कर लेते थे, बाद में वापस भी करते थे अपना काम निकालने के बाद। तो आर्मी में अगर ऐसा नहीं करोगे तो मजा क्या जीएगा? तो गलत वर्ड यूज किया मैंने, चोरी नहीं, मैनेज किया कि भाई हमारे 2 टायर कम हो गए। बोला साहब नहीं आप मेरे साथ ना, और उसने बताया कि उनकी कौन सी बैटरी ने निकाले हैं। अच्छा। मैं कहा इतना कैसे? मैं कहा ऐसी कैसी तेरे पास नॉलेज है? बोला नहीं साहब आप मेरे साथ चलो, अभी चलो। हम उसके साथ उस यूनिट में चले गए, उस बैटरी कमांडर से मिले, उसके पास गए, चाय वाय पी। बोला भाई सर मेरा एमटी हवलदार बोल रहा है कि आप ने कहीं हमारे मैनेज कर दिए 2 टायर ना हमारे जोंगा के। बोला अच्छा कोई गल नहीं मुंडे, आप अभी पता लगाता हूँ। उन्होंने अपने एमटी हवलदार को बुलाया कि हाँ भाई कुछ टायर टूयर मैनेज किया कैसे? बोला साहब किए तो हैं, पर आपको कैसे पता चला? बोला तुम इनके यूनिट से लाया, इनके बैटरी से? बोला हाँ साहब। बोले पता कैसे चला? बोला जो जैक लगाया था ना वो वहीं भूल गए तो टायर निकालने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें हमने भी कोई कॉग्निजेंस नहीं है, हंसी मजाक, ठीक है उसने टायर दे दिया, हमने जैक दे दिया, फिर जब जरूरत होगी तो कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने अपने लेवल पे ही लोग ऑफिसर तक आने ही नहीं देते, और ऑफिसर अपने लेवल में अपने सीनियर ऑफिसर के पास। तो ये चीजें जो भाईचारा जो रहता है आर्मी में मिलता है, एक वो भी है, एक दूसरे से कंपटीशन भी है, पर एक दूसरे का ख्याल भी रखता है। उसके बाद हमारी यूनिट फरीदकोट चली गई। फरीदकोट में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके फरीदकोट से फिरोजपुर जाना था। सर्दियों के दिन थे, कोहरा काफ़ी था, लेफ्टिनेंट तो थे ही, तो हमें कोई क्या देगा? तो हमारे लिए तो या तो 3 टन होती थी, एक 1 टन का जब गाड़ी होती थी, या डीआर मोटरसाइकिल का एनफील्ड मोटरसाइकिल होता था। तो हमारी सी ने बोला भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको लेके जाइए और वहाँ दे देना। हम उस पर बैठ गए डीआर पे। तो जो हमारा डीआर होता है उसके दोनों तरफ एक बड़े बड़े बक्से से होते हैं जिसमें हम सामान रख सकते हैं। तो ठीक है, हमने सर्दियों के दिन थे तो कोट पहना था, तो जो डॉक्यूमेंट थे मैंने अपने सीने से लगाए और ऐसे करके बैठ के, और जब मोटरसाइकिल चली तो नींद आ गई, सो गए हम आराम से, और चलता रहा मोटरसाइकिल। बक्सों में पैर डाल लिए क्या? बक्सों में पैर डाल लिए, बक्सों के पीछे पैर फंसा लिए ताकि हम भी नहीं गिरे। मोटरसाइकिल तो फौजी है, वो अपने हिसाब से चलता है, तो पीछे ऐसे अपने बक्से के पीछे पैर फंसा लिए और अपने आप को बिल्कुल फिट होके बैठ गए। अब कितनी देर हुई पता नहीं चला, बट सडनली रियलाइज कि जो मेरे आगे चला रहा था वो रहा ही, वो गायब हो गया बंदा ही आके, और लोग दूर दूर से ना ऐसे कुछ इशारे कर रहे। मैं भी सोया हुआ था, जागा, देखा चारों तरफ कि भाई जो मोटरसाइकिल चला रहा था, जो डीआर बोलते हैं उसको, डिस्पैच राइडर, वो कहाँ गया? तो सरप्राइजिंग उसके बाद में पीछे से हमारी जो आर्मी की मोटरसाइकिल होती है उनके हैंडल बड़े टाइट होते हैं, तो वो सीधी चल रही थी और मैं पीछे से फिर उसको बैलेंस कर रहा था। अब पीछे से मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे और पैर मैंने फंसा रखे थे, तो ना तो मैं ब्रेक मार सकता हूँ, और कोशिश करता हूँ आगे जाके हैंडल तक पहुँचने के लिए, नहीं पहुँच पा रहा। तो वो टेढ़ी होनी शुरू हुई, होते होते वो एक घर के अंदर भूसे का ढेर था, उसमें घुस के गिर गई। लोग आए गाँव के, उन्होंने उठाया। मैं कहा सब ठीक है, पहले ये बताओ जो चला रहा था वो कहाँ है? तो खूब गांव के लोग हंस रहे वहाँ पे ना, सरदार गांव वाले। हुआ क्या कि वो बाइक चला रहा था, जो उस तरफ अगर आप भैंसें देखेंगे उनके सींग घूमे हुए होते हैं, तो कहीं से सामने से भागी हुई भैंसों का झुंड आ रहा था, तो वो कहीं उनको ऐसे मतलब हाथ से कोई इशारा कर रहा होगा, एक भैंस के जो सींग में उसका हाथ फंस गया और उस बैंग ने झटका मारा, वो मोटरसाइकिल से निकल के दूसरी साइड भैंस के ऊपर। तो ये हुआ था। ठीक है, गिर गया, उठाया उसको, उसको थोड़ी चोट वोट लगी, तो हम जाने के बजाय फिर वापस मोटरसाइकिल, वो पीछे बैठा, मैं आगे चला के, हम वापस तक डॉक्यूमेंट वापस। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमारे होते रहते हैं, कभी किसी ने पूछा नहीं, पर ये है वे ऑफ लाइफ। फिर मैं वहाँ था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग असम राइफल्स में हो। असम राइफल्स एक अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, पर आर्मी ऑफिसर्स उसको डील करते हैं, और ऑफिसर्स लेवल में इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ही, बाकी लेवल में उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, और कुछ ऑफिसर्स उनके अपने केडर से भी बनते हैं। तो फिर पहली बार नॉर्थ ईस्ट देखा,
स्कूल कॉलेज में पढ़ा था, नागालैंड होता है, नागालैंड है, नॉर्थ ईस्ट है, गुवाहाटी तक तो हमें पता था, गुवाहाटी के आगे की दुनिया देखी नहीं थी। सर उस टाइम पे वहाँ पे इंसर्जेंसी एंड ये सब बहुत ज़्यादा थे जिस टाइम पे आप वहाँ पोस्टेड थे, है ना? हाँ सर, ये मैं 90s की बात बता यस, हम यही पढ़ते हैं। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी थी, मणिपुर की अलग, नागाज की अलग, यस सर, तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी, सब अलग अलग तरह से थे, तो सबका अपना अपना था। तो उस इंसर्जेंसी में हम असम राइफल्स में गए, तो असम राइफल्स में फिर जाके देखा नॉर्थ ईस्ट होता क्या है। नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है हमसे काफ़ी अलग, पर खुशी होती है कि भारत का हिस्सा है वो, इतनी खूबसूरती है वहाँ पे, लोग बहुत अच्छे हैं। इंसर्जेंसी तो फिर बीच में से कुछ ही लोगों के लिए जिन्होंने आर्म्स उठा रखे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अदरवाइज बहुत अच्छा था। एक पॉजिटिविटी तो है सर उधर, पॉजिटिविटी है लाइफ को लेकर, जनरल लाइफ को लेकर बहुत जो पॉजिटिव। आम आदमी है वो खुश है, यस, वो उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, वो अपना खाता है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे हर आदमी की इज्जत है, खासकर लेडीज़ की इज्जत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे बूढ़ा भी जितना मर्जी हो जाए वो कभी अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं करता, वो अपनी खेती करेगा, अपनी खाएगा। और बड़े अच्छे ट्रेडिशंस हैं। आपकी नई शादी होती है तो 1 साल तक आपको कुछ काम धाम नहीं करना, आपको गांव वाले पूरा राशन वाशन देते हैं, 1 साल ऐश करो, उसके बाद काम शुरू करो। जो गांव के अंदर है, वैसे अब तो चेंजेस हो गए, मैं तो उस टाइम का बता रहा था, उस टाइम के ये चेंजेस हैं। और अच्छे लोग हैं, वेरी वार्म हार्टेड, पर इंसर्जेंसी के चक्कर में हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता था। तो वहाँ पे हमने काफ़ी ऑपरेशंस किए, वहाँ पे मुझे कॉम्बिनेशन कार्ड्स मिले 2 उन्हीं ऑपरेशंस में। तो वहाँ पे हमने बहुत किए ऑपरेशंस भी। फिर वहाँ पे ये नहीं होता था, प्लान करके तो करते थे, इम्प्रॉम्प्टू बहुत हो जाते थे। एक बार क्या हुआ, ऐसे 2 माउंटेन्स थे आमने सामने, पर उनमें डिस्टेंस काफ़ी था, बीच में वैली थी। इधर वहाँ हम बॉक्सिंग कंपटीशन करा रहे थे, उस तरफ हम कोई एक कॉन्वे आ रहा था जो कि किसी रेजिमेंट का था, तो वो एम्बुश हो गया। हम यहाँ से देख सकते थे कि वहाँ कुछ हो रहा है हरकत, बट वहाँ पे गोली नहीं चला सकते थे इतनी दूर से। तो वहाँ पे हुआ, एम्बुश हुआ, कुछ वेपन्स लेके इंसर्जेंट्स भागे। हम वहाँ वो करा रहे थे, बॉक्सिंग मैच करा रहे थे, उसी ड्रेस, पीटी ड्रेस में, सफ़ेद जूते जो पहने, सफ़ेद सॉक्स और पैंट पहनी थी और टी शर्ट, बस वैसे ही AK-47 लेके मैं और मेरे साथ जो बाकी मेरा ग्रुप था, हम उनके पीछे पड़ गए। और हम 7 दिन हमने उनको फॉलो किया, और हम हमारी जब भी इंगेजमेंट्स हुई पर वो भागते चले गए, बट हम अपने वेपन्स रिकवर करने में सक्सेसफुल रहे। हम कोई कैजुअलिटी नहीं कर सके, बट हम अपने वेपन्स पूरे रिकवर करके जो उस यूनिट के थे वो हम वापस लाए। तो मुझे 7 डेज वो पीटी शूज़ वगैरह तो दूसरे दिन ही फट गए थे उस जंगली टैरन में। तो फिर गांव में जाके जूते खरीदे अलग अलग तरह के, किसी की पैंट मांगी, पर वो 7 दिन आज तक मुझे याद है कि हमने कैसे काटे। जेब में पैसे नहीं, बस निकल कर भाग लिए उनके पीछे, सिर्फ गन है, सोचा नहीं, अपने जो एम्यूनिशन और आर्म्स लेके। तो ऐसे जंगल के अंदर हम गए जहाँ कम्युनिकेशन भी मुश्किल होता था, बट इट वाज ए फन। जो मेरे साथ थे उन पर मुझे बड़ा विश्वास था, जबकि वो खुद भी हमारे सामने में नागा जी थे, मणिपुरी भी थे। तो ऐसा भी होता था कि वो जो जवान है वो हमारे पास है, उसका बड़ा भाई है वो इंसर्जेंट है, ऐसे भी, बट उस आदमी की जो वफादारी है वो हमारी तरफ है, ब्रदर वो अलग है। अच्छा तो इस तरह की इंसर्जेंसी भी हमने देखी। फिर वहाँ से फिर नागालैंड में 1.5 साल रह के फिर मैं मणिपुर चला गया। मणिपुर में एक थोड़ी अलग तरह की इंसर्जेंसी थी, और वहाँ पे हिंदूज काफ़ी थे, तो वो आज तक सिमर कर रहा है। वहाँ पे भी वही इंसर्जेंसी, इंटर ट्राइब राइवलरी, ये सब चलती रहती है। तो वहाँ जाके आँख खुली कि ऐसे भी लोग रहते हैं। हमने तो कभी इंडिया ही देखा है, इंडिया की डेवलपमेंट वहाँ तक नहीं पहुँचे थे उस टाइम पे। हम लोगों को प्लेग्राउंड्स बना के देते थे, चर्चेस देते थे, तो वहाँ पे एक इंजीनियरिंग रेजिमेंट है वो सारे काम करती थी, तो लोगों को जीना सिखा रहे थे हम। पर वहाँ पे भी जो बड़े टाउन है जैसे दीमापुर वगैरह के लोग थे वो अच्छा कर रहे थे, बट गाँव के अंदर वो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं थी।
आज मैं अभी मतलब अभी पिछले 4-5 महीने पहले आई वेंट टू दिस मेघालय। हाँ, नहीं मेघालय मतलब काफ़ी शांत भी है, काफ़ी शांत भी है। सिर्फ हाँ, आप देखें तो यही 2 स्टेट्स हैं, मणिपुर एंड नागालैंड। नागालैंड। उसके बाद जब हम नागालैंड से आए तब वो नागालैंड काफ़ी शांत हो चुका था। आज की डेट में नागालैंड में पूरी अकॉर्ड वगैरह होके हो गया। मणिपुर में भी काफ़ी हद तक हो गया, बट इंटर ट्राइबल जो चल तो रहा अभी है चल ही रहा है सर। वो थोड़ा सा है। उस टाइम पे तो त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। नहीं, मतलब त्रिपुरा तो अरुणाचल प्रदेश में चला है। सॉरी, अरुणाचल नहीं, हाँ त्रिपुरा में इंसर्जेंसी थी बिल्कुल उस टाइम पे। अब इट इज अब नॉर्मल। नहीं है। यस, अब इट इज नॉर्मल। तो वो आया, उसके बाद निकल के मैं झांसी आया पोस्टिंग अच्छा, वापस। तो त्रिपुरा में इंसर्जेंसी थी, नागालैंड में थी और मणिपुर में थी। ये सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज थे। और अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना होता था, गुवाहाटी के बाद दीमापुर ही सबसे अच्छा स्टेशन होता था। अगर इन स्टेट्स में जाना है तो दीमापुर जो था एक अच्छा सिटी था, ट्रेन वहीं तक जाती थी। हमें अगर नागालैंड अपनी यूनिट से दीमापुर आना होता था, क्योंकि फ्लाइट भी वहीं से मिलती थी दीमापुर से, तो हमें 2 से 3 दिन लगते थे। पहले अपनी पोस्ट से अपने हेडक्वार्टर आने में पैदल चल के हमें 2 से 3 दिन लगते थे। अच्छा, बिल्कुल जंगलों में? बिल्कुल जंगलों में। उसके बाद वहाँ से गाड़ी लेके 1 दिन लगता था दीमापुर आने में, और फिर अगले दिन ट्रेन पकड़ के हमें गुवाहाटी आने में 1 दिन लगता था, और उसके बाद हमें लगता था कि हम दुनिया में आए हैं और हम आगे चलते थे। बट अब चीज़ें चेंज हैं। आजकल तो लोग मोटरसाइकिल में चले जाते हैं ट्रिप्स बना के। उसके बाद फिर मैं झांसी आ गया। झांसी में हम स्टाफ अपॉइंटमेंट्स होती थी, तो मैं स्टाफ अपॉइंटमेंट में आया। तो वहाँ पे भी अच्छा था, वहाँ चीज़ें सीखी, अपना हॉराइजन और बड़ा किया। कि अभी तक तो हम यूनिट लेवल में चीज़ें सीख रहे थे, फिर हम ब्रिगेड और आगे डिव लेवल में कैसे चीज़ें फंक्शन होती हैं वो हमने सीखना शुरू किया। वो एक अलग है, एक तरफ यूनिट्स के साथ थे, आपके साथ ट्रूप्स थे, दूसरी तरफ आप स्टाफ में आ गए हो, आपको काम करा के यूनिट्स को देना, इंस्ट्रक्शंस देने हैं जो कमांडर चाहता है उनको करने के लिए। तो वो एक अलग तरह का काम था। बेसिकली वो प्लानिंग का काम था जो ऑफिस में बैठ के ज़्यादा ऑफिस वाला काम। यस, एक्सरसाइज में हम बाहर जाते थे, बड़ा अच्छा होता था। उसमें कई मुश्किलें आती थी। कभी गन्स के टायरों की मुश्किल, के टायर नहीं है, नए आए नहीं है, तो पुरानों से कैसे काम चलाना है। तो उसमें फिर बड़ी चीज़ें नई नई निकल के आई, हमने चीज़ें सीखनी शुरू की। गन, टैंक, नई तरह की गन्स, तब बोफर्स वगैरह ये जो नई आई थी, तो इनको समझने की कोशिश किया, इनको पढ़ा। अगर मैं सोचता हूँ जितना मैंने आरटी में आके पढ़ा, अगर मैं पहले पढ़ लेता तो मैं यूपीएससी में आईएएस के टॉप 50 में तो आ ही जाता। इतना वहाँ पढ़ा है? इतना पढ़ा मैंने वहाँ। और अभी आज भी इतना पढ़ रहे हो? आज भी पढ़ना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मुझे फिर आरटी में जाने के बाद पढ़ने की आदत पड़ी मुझे। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, जबकि ज़िंदगी में 45% मार्क्स ही लिए थे, बट आर्मी में मैंने स्टडी लीव लेके एक कोर्स किया। अच्छा। और उसमें मैंने टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया। और आज तक मेरे जितने मार्क्स लिए हैं अभी तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं है। तो वहाँ से ये जो चेंजेस हैं ये सिर्फ आर्मी के कारण है। आज जो मैं हूँ, जो कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, वो सब कुछ आर्मी का दिया है। मैंने आर्मी से बहुत सीखा है। फिर हमारे में भी प्रमोशंस होती हैं। फिर हम उसके बाद 1-2 और पोस्टिंग AQ वगैरह में गया, वो मैं त्रिपुरा में गया। और फिर और पराक्रम वगैरह आ गए, उनमें हम मूव वगैरह किए। त्रिपुरा से लेके हम अमृतसर तक गन्स लेके आए। ट्रेन से कैसे जाती हैं, बाय रोड कैसे जाएंगी, वो सारा कुछ प्लान करके निकले। तो वो सारा काम करने के लिए भी मुझे कमेंडेशन कार्ड एक मिला था। मेरी पूरी ब्रिगेड मैंने मूव कराई थी एज ए AQ, और एक भी एक्सीडेंट और एक भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं था। त्रिपुरा से हम चले थे अमृतसर तक, और अमृतसर तक एक्सरसाइज की थी हमने। तो ये भी एक अचीवमेंट है लाइफ में। तो अचीवमेंट देखना चाहें तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट बहुत बड़ी होती हैं। अगर आपका जवान सही सलामत है और उसको आप रिटायरमेंट तक सही सलामत रख सकते हो, वो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उससे हुआ। फिर एक टाइम ऐसा आया कि प्रमोशन आगे चांस नहीं था। हमें लगा कि अब प्रमोशन नहीं हो सकती। तब मैंने अपनी ज़िंदगी को सोचा कि अब जो मेरे सपने हैं ना, आज तक तो मैं प्रमोशन के लिए काम कर रहा था कि हाँ प्रमोशन होगा, अपनी यूनिट कमांड करूँगा। पर जब वो नहीं हुआ तो फिर मेरे जो सपने स्कूल और कॉलेज टाइम के थे
उन्होंने मुझे वापस बुलाया। इसमें से कुछ किए। जब मैं आमद स्कूल में कोर्स कर रहा था तो वो 6 महीने का कोर्स था। उस 6 महीने के अंदर मैंने वहाँ पे घुड़सवारी सीख ली और पोलो खेलना तक सीख लिया। तो अपना एक सपना घुड़सवारी का मैंने वहाँ पूरा किया। अकेडमी में नहीं थे सर? अकेडमी में अलग तरह का होता है, वो क्लासेस होती हैं, लिमिटेड होती हैं। और ओटीए में इतना कंपलसरी नहीं होता। ओके, टाइम ट्रेनिंग के टाइम हम नहीं कर पाए क्योंकि वो कंपलसरी नहीं था ओटीए में। आईएमए में कंपलसरी होता है पर ओटीए में नहीं होता। तो वहाँ घोड़े होते हैं थोड़ा सा करने को, वो ज़्यादा आप राइड होती है, आप सीख नहीं पाते क्योंकि आपको ये भी होता है कि आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो टाइम नहीं मिलता। अब से आईएमए में आप 18 महीने की ट्रेनिंग करते हो, हमारे ओटीए में 9 महीने का होता है। कोर्स वही होता है। तो मैंने सीखना तो था, तो जब मैंने वो कोर्स कर रहा था अहमद नगर में, तब मैंने घोड़ा चलाना सीखा कोर्स के बीच में, और यहाँ तक कि पोलो खेलने लायक हो गया था। तो मेरा एक सपना वहाँ सच हो गया था। फिर जब मैं नया नया गया था आर्मी में तो एक हिमैक्स करके कार रैली होती थी, तो यूनिट ने हमें हिमैक्स कार रैली में भेजा। तो वो जबकि मुझे चलानी तभी सीखी थी पर वो हिमैक्स में पास हो गया और वो हिमैक्स कार रैली में मैंने पार्टिसिपेट किया। और मैं को ड्राइवर था, ड्राइवर मेरे 2IC होते थे, वो थे, तो हम उसमें गए। तो ऐसे सपने थोड़े बीच में सच होने शुरू हो गए थे। फिर जब ये बोर्ड मैंने मिस किया उसके बाद मुझे लगा अब मुझे जो सपने हैं ना, धरती आसमान के नीचे और आसमान में जाना, वो मुझे करना चाहिए। मैंने फिर अच्छे ऑफिसर्स थे, मैंने बोला कि सर अब मैं ऑफिस का काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे एडवेंचर्स में जाने। तो उन्होंने बोला पक्का जाओ। फिर मैंने पहला एडवेंचर कोर्स भरा, वो था हॉट एयर बैलून। So this was आर्मी की एडवेंचर विंग? ये एडवेंचर विंग का था। इसका जो क्या कहते हैं नोड था वो जबलपुर में है और एक नोड भोपाल में है। And how can मतलब does any officer go? आर्मी एडवेंचर सर्च में देयर आर अबाउट 18 जो आप एडवेंचर कर सकते हैं। और इनके लिए आपको इनका एक एवरी ईयर इनका शेड्यूल आता है, डिफरेंट कोर्सेज कब से कब तक चलेंगे। तो आप उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, वॉलंटरी है। और अगर आपको आपकी यूनिट स्पेयर कर सकती है या कोई भी स्पेयर कर सकता है तो आप ये जाके भर सकते हो। और जाके पहले प्रिलिमिनरी होता है, फिर थोड़ा सा और हायर होता है और फिर इंस्ट्रक्टर कोर्स होता है। इस हिसाब से आप कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी जो भी है आर्मी में, हर तरह की एडवेंचर एक्टिविटी जो इस अर्थ में है आर्मी में है। तो आप वो चीज़ करिए। मेरे खुद कोर्समेट्स काफ़ी थे और उनमें से कोई नॉर्थ पोल गया, कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। तो माउंटेनियरिंग में काफ़ी सारे मेरे कोर्समेट्स थे और आज भी वो रिटायरमेंट के बाद भी अपना चीज़ें परसू कर रहे हैं। तो मैंने हॉट एयर बैलून लिया, उसके बाद हॉट एयर का मैंने बेसिक कोर्स किया, फिर सप्लीमेंट्री कोर्सेज किया, उसके बाद मैं इंस्ट्रक्टर बना हॉट एयर बैलून। और हॉट एयर बैलून के बाद फिर उसके बाद काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस ट्रांस इंडिया हमने बहुत सारे किए। तो मेरी एज में जब उस टाइम पे कोई भी नहीं था, मैं अपनी एज का सबसे सीनियर इंस्ट्रक्टर होता था वहाँ पे और मज़ा आता था। उसके अलग थे, कभी होता था कि ऐसा सिचुएशन आती थी, बोलता था भगवान आज बैलून नीचे उतर जाए तो मैं शुक्र मनाऊंगा, कल से नहीं करूँगा। पर उतरने के बाद वही बचपन की खुराफात, अरे इतना मज़ा आया, हम यहाँ गिरे वहाँ गिरे, हल्की चोटें लगी, एक बार ऐसा और होना चाहिए लाइफ में। तो वो थी सोच। उस टाइम पे हमने भगवान के बोला हो, बट नीचे उतरने के बाद होता था यार एक बार और ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए, फिर हो जाता था। तब यही बोलते थे यार इस बार उतार देना, अगली बार नहीं। तो ये था मेरे साथ। बाकी मेरे जो को पायलट्स वगैरह होते थे वो भी अच्छे, तो हमने किया। फिर एक टाइम आया मुझे लगा काफ़ी हो गया, अब थोड़ा सा पानी के नीचे की दुनिया। फिर मैंने स्कूबा डाइविंग कोर्सेस अप्लाई किया और उसके लिए गया और उसमें फिर नीचे की पूरी दुनिया देखी, पहला सीखा फिर किया और पूरा दुनिया अच्छी तरह देखी नीचे। काफ़ी सारे स्टेट्स में जाके गोवा वगैरह खूब सारी डाइविंग हमने की और डीप सी डाइविंग भी की और एक अलग सी दुनिया देखी। फिर मैं अलग ही हो गया, फिर वो आर्ट ही रह गई और मैं एडवेंचर विंग में एडवेंचर्स ही करता चला गया।
कितने साल तक फिर आप सर एडवेंचर्स ही करते? जब से रिटायर नहीं हुआ मैं एडवेंचर्स में रहा। फिर बीच में मेरी पोस्टिंग्स आती रही, मैं साउथ में भी पोस्टिंग चला गया, एक DSC हेडक्वार्टर्स है वहाँ इंस्ट्रक्टर चला गया, पर मैंने अपने एडवेंचर नहीं छोड़े बीच बीच में। और मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स हमेशा अच्छे होते थे, मुझे स्पेयर कर देते थे एडवेंचर्स के लिए। तो एडवेंचर्स, फिर उसके बाद NCC में आ गया, एडवेंचर्स तो था ही, तो वहाँ से फिर मैंने माउंटेनियरिंग शुरू की। अच्छा। और फिर NCC के कैडेट्स को लेके मैंने काफ़ी सारे पीक्स में मैं गया, और बस बच्चों के साथ फिर ऐसे ही रहा। तो बच्चों के साथ साथ फिर हमने माउंटेनियरिंग भी शुरू कर दी। तो अब सारे सपने जी लिए? सारे सपने जी लिए। उसके बाद एक सपना था कि बचपन में मोटरसाइकिल देखते थे हार्ले डेविडसन करके, पर उतने पैसे कभी नहीं हुए कि हार्ले डेविडसन खरीद सके। तो मैंने 10 साल में एक हार्ले डेविडसन के हिसाब से एक छोटा सा अकाउंट खोला, और जब भी मेरे पास थोड़े पैसे बच जाते थे मैं डालता चला गया। तो 2018 में मैं रिटायर हुआ था, तो 2016 में मैंने देखा उसमें मेरे पास 12-13 लाख रुपए हो गए थे। तो हार्ले डेविडसन तो नहीं, मैंने ट्रायम्फ करके एक बाइक खरीदी। तो उसी टाइम की खरीदी हुई जिससे अभी आप आज जिससे अभी चलते हैं। और अब रिटायर होने के बाद वो सारे पैशंस खत्म हो गए, तो अब ये नया पैशन है मेरे पास, वो है बाइकिंग। सैटरडे संडे बाइकिंग करता हूँ, बाकी दिन पढ़ाता हूँ। सुबह 2.5 से 3 घंटे जिम करता हूँ। जिम में मैं जिम के साथ साथ बॉक्सिंग, कराटे और बॉक्सिंग, थोड़ा थोड़ा किक बॉक्सिंग जिसे बोलते हैं, वो किसी से सीखता भी हूँ और करता भी हूँ। सर ये है बस आई मस्ट मेंशन, मतलब जो ट्रायम्फ बाइक्स है, आई होप कि जो भी थोड़ा सा बाइक्स में मतलब इन्वॉल्व होगा उसको पता होगा ट्रायम्फ बाइक के। जब भी कोई नई बाइक आती है ना, तो सर जाते हैं प्रॉपर बढ़िया से टेस्ट करते हैं, राइड करते हैं, बहुत मतलब क्या मस्त मस्त फोटोज हैं सर की हैं, मतलब वो उनके साथ टेस्टिंग और उनके साथ आगे राइडिंग और एडवेंचर्स, वो सारे उनके साथ सारे ट्रायम्फ, मतलब एक्चुअल जिंदगी सर है। तो एक फौज में आके आप किस नज़रिए से लाइफ को देखते हो, आर्मी में आके आप कैसे बन सकते हो, वो आप ट्रेनिंग आपको एक अच्छा इंसान और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बनाती है। उसके बाद आप उसको कितनी दूर तक अपने साथ रख सकते हो उस ट्रेनिंग को, वो आप पे डिपेंड करता है। हम अभी भी, आज 61 का हूँ मैं, आज भी मेरी वो ट्रेनिंग आज भी चलती है। मैं घर में आराम से नहीं बैठता, और नए नए एडवेंचर्स और रिस्क आज भी लेने को तैयार रहता हूँ, बस मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा सर का मतलब कुछ घंटे दिन के पढ़ाने में भी जा रहे हैं, ठीक है सर, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। इनफैक्ट अपनी एकेडमी में मतलब जो एक सर की क्लास लेता है तो रहता ही है कि मतलब जोश भर गया जोश भर गया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें चली रही हैं सर। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू, आपने भी मौका दिया मुझे अपने दिल की बात बोलने का, और इतने टाइम के बाद वो चीज़ें याद कराने का आ रही है जो कभी कहीं दब गई थी, और अच्छा लगा मुझे। मुझे था कि मुझे आपके साथ ही बातें करनी है। मुझे तो मतलब इसमें से बिट्स एंड पार्ट्स में चीज़ें पता ही थी आपकी, यस, इतने टाइम से, बट मैं चाहता था कि जो भी अपना स्टूडेंट है सर, जो एस्पायर करता है डिफेंस में जाने के लिए, उसको भी थोड़ा सा पता लगे। ही शुड नो लाइफ इन आर्मी, छोटे छोटे किस्से जैसे आपने बताया कैसी है। ऑपरेशनल नहीं बताया क्योंकि उनके अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं। यस सर। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ SSB तक आर्मी नहीं है, आर्मी आप अगले एक बार घुस के उस प्रोफेशन में, तो आप जब तक जी रहे हो आप आर्मी ऑफिसर हो, बस ये है। बहुत ही बढ़िया सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दिल भी मोटिवेटेड। मैं भी उम्मीद करता हूँ बच्चों ने कुछ सीखा होगा यस सर, और मोटिवेट हुए होंगे इस लेक्चर से। वही ऑब्जेक्टिव था सर कि बच्चे थोड़े से मोटिवेट हो, एंड वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुली पूरा हुआ वो। एंड सर इस टाइप के और भी कुछ आगे वीडियोस बनाते रहेंगे बिल्कुल, और नए एक्सपीरियंसेस याद आते रहेंगे। आज तो आप मिस पकड़ के बैठा के कर लिया, अब मैं और याद करूँगा, याद करना। हमने भी कभी डायरी लिखी हुई थी, अब खोलेंगे और नए किस्से आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप भी आपको बहुत मज़ा आया होगा। एंड ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी इसके अलावा जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।